हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसे कि पता है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जो गेट के पेपर हुए उसमें मैं यदि बात करूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मशीन डिजाइन से रिलेटेड, तो वहां से लगभग 4 क्वेश्चन आपको आए हैं। ये क्वेश्चन की यदि लेवल की बात की जाए तो ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, सारे फार्मूले बेस्ड हैं। मैं उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को एक एक करके देखता हूँ। यदि मैं फर्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करूँ तो आपका पहला क्वेश्चन था, if G denotes the shear modulus for a isotropic material, the maximum value of Young's modulus will be। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस केस में यदि आप देख रहे हैं तो आपको G shear modulus दिया हुआ है। दिस इज shear modulus एक आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू किसका पूछ रहा है? यंग्स मॉडुलस का। आपको पता होगा, आपको एक रिलेशन पढ़ाया गया होगा, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो के बीच का ये रिलेशन है। E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। इस कंडीशन में आपसे पूछ रहा है कि यदि E का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता होगा कि म्यू जो पॉइजन रेशियो है, म्यू जो आपका पॉइजन रेशियो है, यदि इनकी बात करूं तो इंजीनियरिंग मटेरियल के कंडीशंस को यदि आप देखोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू 0.5 में लेता हूं। क्लियर है? म्यू का मैक्सिमम वैल्यू 0.5 लेते हो तो इस कंडीशन में आप इजीली पुट कर सकते हो 2G 1 प्लस 0.5, तो दिस इज 2G इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3G। क्लियर है? तो इजीली आप देख रहे हैं कि यंग्स मॉडुलस किसके बराबर आ गया? 3G के बराबर आया। यही क्वेश्चन पूछा गया, यंग्स मॉडुलस का मैक्सिमम वैल्यू। यदि इसको आप मैक्सिमम करना चाहोगे तो इस म्यू के मैक्सिमम वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 0.5। तो यहां पे आप आंसर क्या जाएंगे? दिस इज 3G। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, इजीली किया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस कंडीशन में सेकंड क्वेश्चन आपको आया है, दिस इज यील्डिंग स्टार्ट्स इन अ मटेरियल। यील्डिंग की बात कर रहा है, जहां पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आपको दिए हुए हैं 100 मेगापास्कल, 100 मेगापास्कल एंड 200 मेगापास्कल। 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आपको दिया गया है, यानी एक तरह से ट्राई एक्सियल कंडीशन है। और आपसे बोला क्या है? एज पर वॉन मिसेस क्राइटेरिया, वॉन मिसेस क्राइटेरिया फाइंड द यील्ड स्ट्रेस इन मेगापास्कल ऑफ द मटेरियल इज। फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करना है उन सारी बातों को समझेंगे। प्लीज ध्यान देंगे। यहां पे आपके पास गिवन कंडीशन में 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हुआ है। मैंने सिग्मा 1 ले लिया, दिस इज 200 मेगापास्कल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। यदि मैं सिग्मा 2 की बात करता हूं तो दिस इज 100 मेगापास्कल एंड दिस इज ऑल्सो 100 मेगापास्कल। ट्राई एक्सियल कंडीशन है। वॉन मिसेस क्राइटेरिया को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, या शियर के कारण जो हम स्ट्रेन एनर्जी पढ़ते हैं उसको भी हम लोग मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी या वॉन मिसेस थ्योरी बोलते हैं। और यहाँ ट्राई एक्सियल कंडीशन में आपको फॉर्मूला बताया गया था, दिस इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ SYT बाई n फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर। यही कंडीशन हम पढ़ते हैं 3D के कंडीशन में। ट्राई एक्सियल, जनरली बाई एक्सियल भी हम ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन ट्राई एक्सियल भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। इस तरह से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इस कंडीशन में यदि मैं वैल्यूज को रख दूं तो सिग्मा 1 आपका कितना है? दिस इज 200 माइनस 100 का होल स्क्वायर प्लस 100 माइनस 100 का होल स्क्वायर प्लस दिस इज 100 माइनस 200 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ SYT बाई n का होल स्क्वायर। यही कंडीशन आप इजीली देख रहे होंगे कि इनको जब मैं आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या क्या कंडीशन यहां मिलेगा। हाँ जी, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये टर्म तो खत्म हो जाएगा। ये वैल्यूज आपके कितने आ रहे होंगे? दिस इज 1000 प्लस 0। क्लियर है? एंड दिस इज 1000
0, दिस इज लेस देन 2 इक्वल टू 2 SYT, फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दिया, मैं 1 मान लेता हूँ 2, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा 2 और यहाँ पे आप SYT निकाल सकते हैं कि SYT का वैल्यू कितना आ रहा है और ये वैल्यू आना चाहिए दिस इज 100 मेगापास्कल। क्लियर है? ये आपका वैल्यू आएगा दिस इज 100 मेगापास्कल। इजीली किया जा सकता है, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे सारी चीजों को। क्लियर है? चलिए, तो यहां पे ये कंडीशन हो गए। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ये भी फार्मूला बेस्ड है। इसी को हम लोग मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ शाफ्ट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर ऑफ 10 किलोवाट, शियर यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल इज 150 मेगापास्कल, factor of safety is 2, the shaft rotate at 440 rpm, then find the diameter of shaft in mm based on static strength condition। क्वेश्चन को ध्यान पे पढ़ेंगे। शाफ्ट से रिलेटेड बातें की गई हैं, स्ट्रेस जो दिया है शियर यील्ड स्ट्रेस है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दिया हुआ है कि आरपीएम पे रोटेट कर रहा है। यानी यदि गिवन की बात मैं करूं तो आपको पावर दिया है 10 किलोवाट। यदि मैं बात करूं SYS की, स्ट्रेस यील्डिंग ड्यू टू शियर, दिस इज 150 मेगापास्कल। सिमिलरली यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की यदि मैं बात करता हूं तो दिस इज 2, रोटेट एट आरपीएम 1440 आरपीएम। तो आपसे डाया पूछा है कि डायमीटर कितना होगा और किस कंडीशन में, स्टैटिक स्ट्रेंथ कंडीशन। निश्चित है कि यहाँ पे स्टैटिक कंडीशन, फटीग फेलियर की बात हम नहीं कर रहे हैं, स्टैटिक कंडीशन पे बात कर रहे हैं। मतलब SYS SYT या जो भी कंडीशन दिया होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि पावर है तो टॉर्क कितना। तो आप बेसिक फॉर्मूलेज का यूज कर सकते हैं कि जो आपका पावर होगा दिस इज टॉर्क इंटू ओमेगा, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं टॉर्क इंटू ओमेगा को लिख सकते हैं दिस इज 2 पाई n/60। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस कंडीशन में जब मैं रिप्लेस करता हूं तो 10 किलोवाट है तो 10 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट, एंड दिस इज टॉर्क T, दिस इज 2 पाई, n का वैल्यू है दिस इज 1440 आरपीएम में है तो नीचे आप 60 लेंगे और यहां से आप टॉर्क निकाल सकते हैं। जो यूनिट आएगा ये न्यूटन मीटर में आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज 2 पाई इंटू 1440 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो आपके आ रहे होंगे दिस इज 66.314 न्यूटन मीटर। क्लियर है? ये तो आपने टॉर्क निकाल लिया। क्लियर है? ये आपका न्यूटन मीटर में है। यदि मैं शियर स्ट्रेस की बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए इसी कंडीशंस में, प्लीज ध्यान दोगे कि आप लिख सकते हैं T/J टॉ बाई आर के हेल्प से कि टॉ इज इक्वल टू T/J इंटू आर। तो यहां पे यदि मैं टॉमैक्स लिखता हूं, मैक्सिमम शियर की यदि मैं बात करता हूं तो मैक्सिमम शियर लिखोगे तो इस केस में T/J इंटू आर मैक्स आएगा। और इस कंडीशन में जब हम वैल्यू रखेंगे J π/32 D का पावर 4 और आर मैक्स D/2, तो ये वैल्यू हो जाएगा दिस इज 16T/πd³। यानी जो मैक्सिमम शियर है आपका 16T/πd³ है। क्लियर है? तो इस कंडीशंस को हम लोग यूज कर सकते हैं। यहां पे कुछ ऐसे आप लिखोगे, जो टॉमैक्स इंड्यूज हो रहा है, जो टॉमैक्स इंड्यूज हो रहा है इसका वैल्यू जो परमिसिबल शियर होगा उससे कम आना चाहिए।
क्लियर है? तो टॉमैक्स इंड्यूस कितना हो रहा है? 16T/πd³ लेस देन इक्वल टू फेलियर स्ट्रेस यील्डिंग ड्यू टू शियर डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। लिखा जा सकता है। यदि मैं सारे वैल्यूज को पुट करूं तो 16, यदि अब टी यहां भी फाइंड किए थे कितना आया था, दिस इज 66.341, ये न्यूटन मीटर था तो हमने इसको चेंज कर लिया, अब ये हो गया न्यूटन mm। क्लियर है? 10⁻³ मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी क्यूब, SY दिस इज 150 मेगापास्कल और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है? 2 है। यहां पे आपको क्या फाइंड करना है? डायमीटर निकालना है कि आपके डायमीटर कितने mm हो रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी फार्मूला बेस्ड, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या कंडीशन दिया है और कैसे करना है। क्लियर है? तो इसको सॉल्व कर लें। यहां पे डायमीटर हम फाइंड करेंगे, दिस इज इक्वल टू, लिखोगे 16 इंटू 66.341 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई पाई इंटू 75 का क्यूब रूट आपको लेना होगा 1/3, तो ये वैल्यू आ रहा होगा 16.51, दिस इज 16.51। क्लियर है? तो इजीली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कंडीशन यही था, आपसे डायमीटर पूछा गया था, फाइंड द डायमीटर, तो हमने इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया। सिंपल वे में बात करेंगे नेक्स्ट। तो जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ देखने को हमें मिला था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका थिक सिलेंडर से है। किससे है जी? थिक सिलेंडर से है। और यहाँ पे आपको इनर डायमीटर दिया हुआ है 20 mm एंड आउटर डाया है, आउटर डाया आपका 40 mm है। यहाँ पे एक इंटरनल प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर दिया हुआ है 100 मेगापास्कल का। साइन कन्वेंशन बोल रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेस को पॉजिटिव लेना है, कंप्रेसिव स्ट्रेस को नेगेटिव लेना है। तो आपसे फाइंड करने क्या बोल रहा है? सम ऑफ रेडियल एंड हुप स्ट्रेस, सम ऑफ रेडियल एंड हुप स्ट्रेस मेगापास्कल में किसी भी रेडियल डिस्टेंस पे, जो कि 15 mm दिया हुआ है, 15 mm एक रेडियल डिस्टेंस दिया है, वहां पे ये कंडीशन पूछा जा रहा है। क्लियर है? आपको यदि एक रफ स्केच समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि कुछ ऐसे ये कहना चाह रहा है, जस्ट लाइक इस तरह से। क्वेश्चन को समझना जरूरी है पहले। ये कुछ ऐसा कंडीशंस देने की कोशिश कर रहा होगा, कुछ इस तरह से। आप ऐसे समझ सकते हैं कि दिस इज ये आपका इनर रेडियस है और ये आपका आउटर रेडियस है, और प्रेशर यहाँ कुछ ऐसे इनर प्रेशर आपको दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट ये है। क्लियर है? ये आपका RI है, ये R0 है,
और इस तरह के कंडीशंस दिए गए हैं। थिक सिलेंडर एनालिसिस है, ध्यान देंगे, थिक सिलेंडर एनालिसिस है, कुछ ऐसा कंडीशन दिया हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, हुप और कंडीशन दे रहा है, हुप स्ट्रेस और जो रेडियल स्ट्रेस है उनके समेशन की बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो हुप स्ट्रेस होता है दिस इज ए प्लस बी बाई आर स्क्वायर एंड जो रेडियल स्ट्रेस होता है ए माइनस बी बाई आर स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकता हूं। ये लामीज इक्वेशन और इसके कॉन्सेप्ट से थिक प्रेशर वेसल में सिलेंडर के एनालिसिस के लिए फॉर्मूला लिखा गया। ये इक्वेशन 1 है और ये आपको 2 है। समेशन इन्हीं का बोला है कि रेडियल और हुप स्ट्रेस का समेशन लिखना है, तो आप इजीली लिख सकते हैं सिग्मा एच प्लस सिग्मा आर, इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस खत्म हो जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ ए। यहां ए और बी क्या है, ए एंड बी आपका लामीज कांस्टेंट है। ए और बी आपका क्या है जी, लामीज कांस्टेंट है। और ये लामीज कांस्टेंट कैसे फाइंड किया जाता है, बाउंड्री कंडीशंस का हम यूज करेंगे तो ये लामीज कांस्टेंट को हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। बाउंड्री कंडीशन से लामीज कांस्टेंट को आप निकाल सकते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या कि जैसे x का वैल्यू जब RI होगा तो P का वैल्यू दिया हुआ है और x इक्वल टू R नॉट पे कोई प्रेशर है ही नहीं। इस कंडीशन को यूज करने से आपको क्या मिलेगा, लामीज कांस्टेंट मिलता है। और ये जो लामीज कांस्टेंट आता है A, दिस इज A, ये आपको कितना आता है, दिस इज P इंटू RI का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R नॉट का स्क्वायर माइनस RI का स्क्वायर। ये आपका लामीज कांस्टेंट A और B निकालने का तरीका है। A आपका आएगा P RI का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R नॉट स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर। ये बाउंड्री कंडीशन से हम निकालते हैं। वो बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा कि यहाँ पे x इज इक्वल टू RI पे प्रेशर है और x इज इक्वल टू R नॉट पे प्रेशर नहीं है। उसी कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे और वहां पे ये A का वैल्यू आएगा। यहाँ पे आप A इजिली निकाल सकते हो। P का वैल्यू आपको दिया है 100 मेगा पास्कल, दिस इज 100 मेगा पास्कल। यदि मैं RI की बात करता हूं तो इनर रेडियस, यहाँ डायमीटर है 10 mm, तो रेडियस हो गया 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R नॉट, ये 40 mm है तो ये हो गया 20 का स्क्वायर और RI कितना हो गया आपका 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो आपको A आ जाएगा। क्लियर है? और A आप इजीली निकाल सकते हैं। ये वैल्यू होना चाहिए आपको, दिस इज 100/3। ये वैल्यू आपके आ रहे होंगे 100/3। इसको मैं जब यहां यूज करूंगा तो 2 इंटू 100/3, तो इसको आप सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू आना चाहिए, दिस इज इक्वल टू 100/3 इंटू 2, तो ये हो गया 66.66। क्लियर है? 66.66। तो इस तरह से चीज़ों को ध्यान में रखना है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है और क्या है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 3 क्वेश्चन तो मैं बोल सकता हूँ इजी लेवल पे थे। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा पता होना चाहिए, लामीज इक्वेशन क्या है और लामीज कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर है? चलिए, थैंक यू। So, hello everyone, welcome you all are in this academy। मैं अक्षय सबका स्वागत करता हूं इस सीरीज में, जहां हम आज देखने वाले हैं माय डियर गेट 2022 में जो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से जो क्वेश्चंस आए हैं माय डियर, वो हम आज कवर करने वाले हैं। सो दीज काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स are supposed to be asked in 13 Feb my dear। Yes, in mechanical engineering paper these concepts are supposed to be asked, so this session is very useful for mechanical students as well। So start our session। The first question this is asked in gate 202 PI paper is a single point cutting tool with zero rake angle is used for orthogonal machining। If compression ratio is 1.25 then find the shear angle। Now my dear, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पूछा है आपको shear angle निकालना है और कहीं ना कहीं आपको compression ratio दे रखा है। It is not the value of R my dear। This is what compression ratio is 1.25, it's greater than 1, so it is also called chip reduction ratio।
Okay, so what is chip thickness ratio? What is R, my dear? This is inverse of chip reduction ratio, because you know that what is chip thickness? I can say chip thickness is greater than what? Uncut chip thickness. So I can say here, what is formula? Tan phi is equal to R cos alpha upon 1 minus R sin alpha, where we know that R is what? Chip thickness ratio, but यहाँ पे क्या दे रखा है आपका? Chip compression ratio दे रखा है. Clear? 1.25. It is also called chip reduction ratio. Okay, so we have to inverse this value so that we can find the value of R. Now, so tan phi is equal to, what is R? R is nothing but what? 1 upon 1.25. So if I calculate the value of R, then we find 0.8. So now just put the value R 0.8 cos alpha given rectangle is absolute 0 upon 1 minus R sin 0. Now tan phi is equal to 0.8. Clear? So what is the value of shear angle? What is the value of phi, my dear? So phi is nothing but yes, phi is tan inverse 0.8. Now you got the value 38.65 degree. 38.65 degree. So this is a beautiful concept, I can say. This easy question asked in GATE 2022 in PI branch. Okay, so now come to the next question. Nice. The next question is the absolute deviation of 8 points form a datum line in a surface R 10, 15, 12, 13, 20, 25 microns. देन RMS वैल्यू पूछा है रूट मीन स्क्वायर. जब हम सरफेस रफनेस की बात करते हैं तो हम 3 से 4 में से पढ़ते हैं माय डियर, RMS वैल्यू, CLA वैल्यू एंड सो ऑन. सो इफ आई टॉक अबाउट द RMS वैल्यू, सो हाउ वी कैन कैलकुलेट? जस्ट इजी फॉर्मूला, जस्ट हमें वैल्यूज दी गई हैं डेटम फ्रॉम द डेटम लाइन. सो वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द फॉर्मूला RMS is equal to what, my dear? Is equal to under root y1 square plus y2 square plus y3 square and so on upon n. Okay, so we just put the value over here. So RMS is equal to nothing but under root just 10 square plus 15 square plus 12 square plus 10 square plus 13 square, okay, plus 12 square plus 20 square plus 25 square upon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we got the value of RMS is equal to what? क्या वैल्यू आ रहा है? 15.43 microns. Now in ideal case, my dear, इन आइडियल अगर एग्जाम में पूछ ले आपसे, बिकॉज अगर ये क्वेश्चन आया है तो वी सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन जो है आपके गेट में भी आने के चांसेस है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. सो अगर आपको आइडियल केस की बात की जाए, सो इन आइडियल केस माय डियर ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर तो ये सही है. ओके, बट अगर आपको CLA वैल्यू दी जाए, अगर मान लीजिए आपको CLA वैल्यू दे रखी है और पूछा है कि आपको RMS निकालना है, सो माय डियर बिल्कुल अच्छे ध्यान से देखिएगा, RMS वैल्यू. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला बिहाइंड दैट? R in for ideal case, man, for my dear ideal case, for ideal case the value of RMS is equal to 1.10, approximately 1.10 times RA. What is RA? RA is CLA value. Okay, R is what? CLA value. तो अगर आपको क्वेश्चन में CLA वैल्यू दे रखा है, ओके, और अगर आपको RMS पूछे, यू जस्ट मल्टीप्लाई 1.10 टाइम्स RA, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ RMS. दिस इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर ओनली आइडियल केस. ओके, सो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे तो आपको ऐसा करना है. इस क्वेश्चंस को हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सर ओनली यही मेथड है. ये आइडियल केस के लिए. अगर यहाँ पे आपको CLA वैल्यू फाइंड करना होता तो जस्ट आप क्या करते, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस yn अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ n.
Oh, okay. Now just multiply with 1.10, then we get the answer of RMS. It is approximately equal to 15.43. But अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो आपको यही तरीका अपनाना है, ओके? लेकिन अगर CLA वैल्यू गिवन है और अगर RMS वैल्यू पूछी है तो आपका फॉर आइडियल केस RMS इज इक्वल टू 1.10 टाइम्स RA होता है. इस बात का आपको ध्यान रखना है, ओके? सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इज वेरी इजी क्वेश्चन. So now next, during hot working process, during the hot working बोल दिया है from the forming question, the hot working process, the homologous temperature is 0.8. Now the melting temperature of the work material is 800 degree Celsius. The temperature during hot working is. Now आप सभी जानते हैं अगर मैं hot working की बात करता हूं, so hot working कहां होती है my dear? Above the recrystallization temperature. Okay, so recrystallization temperature of any material is what? 1/3 to I can say 1/3 to 1/2 I can say 1/2 times the melting point temperature. Okay, so 1/3 और जो 1/2 है ना my dear, उसे बोलते हैं अपन homologous temperature. It is clear? So ऐसा आप समझते हैं, ऐसा आप जानते हैं my dear, जो RX I can say जो recrystallization temperature है my dear, for अगर मैं बात करूं alloy का, okay, for अगर मैं बात करूं alloy का, it is just 0.5 times. It is just 0.5 times melting point temperature ना, 5 times melting point temperature, okay, melting point temperature. Now अगर मैं बात करूं recrystallization temperature for any of the pure metal, okay, any of the pure metal, so pure metal की बात करें, it is just 0.3 times melting point temperature, 0.3 times melting point temperature, okay, melting point temperature. So जो यहां आप देख रहे हैं जो 0.5 है और जो 0.3 है, this is basically what called homologous temperature. Homologous temperature is 0.8 means what? It is what? It is just a ratio of, it is just a, आपको क्वेश्चन में दे रखा है ratio of my dear recrystallization temperature upon melting point temperature. Okay, आपको क्वेश्चन में दे रखा है temperature recrystallization in Kelvin, आपको केल्विन में लेना है हमेशा, upon melting point temperature, okay, Tm in Kelvin. ये आपको दे रखा है माय डियर कितना? 0.8. जैसे एलॉय के लेते हैं अपन 0.5, प्योर मेटल के लेते हैं अपन 0.3. ऐसे ही आपको क्वेश्चन में गिवन है अगर आप हॉट वर्किंग कर रहे हैं उसके लिए होमोलॉगस कितना है? 0.8 है, ओके? इस बात का आपको ध्यान रखना है. सो नाउ वेरी इजी, आपको निकालना है क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में? टेम्परेचर ड्यूरिंग द हॉट वर्किंग. सो टेम्परेचर ड्यूरिंग द हॉट वर्किंग इज व्हाट? recrystallization टेम्परेचर से ऊपर जितना भी होगा तो उसका रेशियो आपको दे रखा है. सो टी आर आपको पूछा है माय डियर इन केल्विन अपॉन Tm इन केल्विन माय डियर. सो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वर्क मेटल इज 800. सो इन आई कैन से इन केल्विन कितना होगा माय डियर एवरीबॉडी? सो जस्ट ऐड 273. सो 1073 Kelvin is equal to 0.8. So now TR, what is recrystallization temperature? या मैं कह सकता हूं it is the working temperature, hot working temperature my dear, is equal to what? 0.8 multiplied by 1073. So TR in Kelvin कितना हो गया? TR in Kelvin 858.4 केल्विन. बट इन क्वेश्चन माय डियर आपको डिग्री सेल्सियस में पूछा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है. इट इज क्लियर? सो डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो 858.4 माइनस अगर आप 273 करेंगे सो यू विल गेट द आंसर 585.4 डिग्री सेल्सियस. इट इज द करेक्ट आंसर. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो 13 फरवरी को होने वाला है ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. सो दिस सेशन इज आल्सो यूजफुल फॉर व्हाट? मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. ओके, यू मस्ट वॉच दिस सेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट दे रखा है आपको कि ये कुछ होल और शाफ्ट का असेंबली का फिट दे रखा है. होल जो बना रखा है 25.000 अपर लिमिट दे रखी है आपको. जो अपर डेविएशन है वो दे रखा है 0.002 एंड जो लोअर डेविएशन दे रखा है -0.001. वैसे ही अगर आपको शाफ्ट की बात करें तो दे रखा है 25.000 प्लस 0.001 mm एंड -003 mm. और पूछा है व्हाट इज द टाइप ऑफ फिट. बट बताओ भाई फिट कौन सा है? ये तो देखते ही लग रहा है सर, ये देखते ही लग रहा है कि अगर होल की बात करें तो होल है आपका 25. अगर मैं इसमें बेसलाइन की बात करता हूं, इट्स वेरी इजी माय डियर, इट्स वेरी इजी.
दिस इज व्हाट 25.000. ओके, सो अगर मैं होल की बात करता हूं, होल के टॉलरेंस बॉक्स की बात करता हूं, सो दिस इज नथिंग बट योर होल टॉलरेंस बॉक्स, जस्ट लाइक दैट 0.002 एंड दिस इज 0.001. सो ये क्या है, आपका होल का टॉलरेंस बॉक्स है. ओके, नाउ फॉर शाफ्ट 25 प्लस 0.001 and minus 0.003. So now for shaft अगर हम बात करें, so this kind of things are also visible. Okay, so now this is for shaft, this is for hole, and यहाँ पे क्या है, आपका shaft है, ये आ गया 0.001 एंड यहाँ पे -0.003. तो ये बात तो बिल्कुल तय हो गई कि क्लियरेंस फिट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्लियरेंस फिट तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इन क्लियरेंस फिट हम क्या देखते हैं, होल का जो लोएस्ट लिमिट है, या मैं कहूं होल का सबसे छोटा जो होल होता है माय डियर, वो अगर बड़ा है किससे, शाफ्ट के अपर लिमिट से. अगर सबसे छोटा होल अगर बड़ा है सबसे बड़ी शाफ्ट से, तो उसे हम कहते हैं क्लियरेंस फिट. इतनी बात समझ में आई. लेकिन यहां तो भाई अगर क्लियरेंस फिट नहीं है तो मैं कह सकता हूं क्या, बी ऑप्शन हो गया रॉन्ग और सी भी हो गया रॉन्ग, बिकॉज रनिंग फिट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ क्लियरेंस फिट. ओके, सो नाउ इंटरफेरेंस फिट तो होना ही नहीं है, बिकॉज इन इंटरफेरेंस फिट क्या होता है हमारे, शाफ्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट योर होल. सो दिस इज व्हाट इंटरफेरेंस फिट, वो तो होना नहीं है. सो यहां पे ओवरलैपिंग आपको दिखाई दे रही है, और जब भी ओवरलैपिंग होती है माय डियर, हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने लेक्चर में डिस्कस किया है ये चीजें. दिस इज व्हाट कॉल्ड transition fit is there. So for the overlapping, transition fit is there. So option number A is very correct. Okay, so ये भी हो गया गलत. So transition fit is always be there. Okay, now so coming to the next question. Now a cylindrical workpiece is turned using two different tools. दो टूल की बात कही है, और दोनों ही टूल में कहा है. टूल नंबर 1 की बात की जाए तो यहां पे नोज रेडियस को 0 माना है, और यहां पे जो साइड कटिंग एज एंगल है उसको बोला है 20 डिग्री, और जो एंड कटिंग एज एंगल है उसको बोला है 10 डिग्री. ओके, और टूल 2 की जो बात कर रहा है वहां पे आपको जो नोज रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 0.5 mm, और आपको जो फीड दे रखा है दोनों ही केसेस में, feed is common for both of the tool, 0.2 mm per revolution. और पूछा है the ratio of ideal maximum height of unevenness on the surface produced by tool 1 to tool 2. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन माय डियर. अगर आपको टूल नंबर 1 की बात करें और नोज रेडियस अगर आपको 0 दिया है, तो मैं कह सकता हूं क्या, यहां पे मैक्सिमम पीक टू वैली हाइट एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है. अगर मैं बात कहूं कि अगर नोज रेडियस, अगर आपका नोज रेडियस 0 है, सो अगर मैं टूल 1 की बात कर लेता हूं माय डियर, इफ टॉक अबाउट टूल 1, सो यहां पे अगर मैं एच मैक्सिमम की बात करूं, मैक्सिमम पीक टू वैली हाइट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट, फीड अपॉन आई कैन से 10 साइड कटिंग एज एंगल, 10 साइड कटिंग एज एंगल प्लस कॉट एंड कटिंग एज एंगल. सो जस्ट पुट द वैल्यूज ओवर हियर. अगर मैं वैल्यूज को यहां पुट करूंगा तो फीड का वैल्यू क्या है माय डियर, 0.2 अपॉन 10. व्हाट इज साइड कटिंग एज एंगल इज 20 डिग्री माय डियर, प्लस कॉट एंड कटिंग एज एंगल इज 10 डिग्री. ध्यान रखिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा. 10 के साथ कौन सा आएगा, आपका साइड कटिंग एज एंगल, एंड कॉट के साथ कौन सा आएगा माय डियर, आपका एंड कटिंग एज एंगल, क्योंकि इसमें बहुत गलतियां होती है, इधर उधर होता है ना वैल्यूज, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है. सो नाउ अगर हम बात करें एच मैक्सिमम, सो टूल 1 की बात करें और एच मैक्सिमम की बात करें, तो अगर आप वैल्यूज निकालेंगे तो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.0331. ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट टूल 2, ये हो गया टूल 1 की कहानी. अगर मैं टूल 2 की कहानी की बात करता हूं, टूल 2 में बात करता हूं, तो बोल रखा है आपका जो नोज रेडियस है, जो नोट यहाँ पे 0 नहीं है माय डियर, यहाँ पे नो रेडियस 0 नहीं है, यहाँ पे दे रखा है 0.5, और यहाँ पे आपको फीड का दे रखा है. जब नोज रेडियस आपका 0 नहीं हो, तो इन दैट केस व्हाट इज द मैक्सिमम पीक टू वैली हाइट इज इक्वल टू व्हाट, f स्क्वायर बाय 8r.
एफ स्क्वायर बाई 8r। तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो मैं कह सकता हूं क्या, f का वैल्यू क्या है 0.2 का होल स्क्वायर अपॉन 8 टाइम्स r की वैल्यू क्या है, दिस इज नथिंग बट 0.5। It is clear? So now what is the value of h maximum? What is the value of h maximum, my dear? So it is 0.01. So just do the ratio over here, जैसा क्वेश्चन ने पूछा है। जस्ट h maximum 1 मान लो, यहाँ पे 2 मान लो। सो अगर मैं टूल 1 का h maximum अपॉन h maximum 2 की बात करता हूं, ओके, यही आपको क्वेश्चन ने पूछा है, रेशियो निकालना है माय डियर। यू कैन इजीली फाइंड 0.0331 upon 0.01 is equal to what? 3.31. 3.31 is the correct answer. It is clear ना? It's very easy question my dear. देखो दोनों कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन में लाके हमने बहुत बार पढ़ा है चीज, हमने दोनों ही जो आपका फॉर्मूला है उन पे कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, इनको डेराइव भी किया है कि एक फॉर्मूला आते कैसे हैं, और साथ ही साथ इनके भर के क्वेश्चन भी किए हैं क्लासरूम में। सो ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एब्सिस स्ट्रक्चर। अरे वाह भाई वाह, ये तो क्या क्वेश्चन पूछ लिया यार। इसका तो हमने ट्रिक बना रखी है, ट्रिक बनाओ ना बनाओ आपकी इच्छा है, लेकिन आपको देखते ही चमकना चाहिए सर कि एफसीसी कौन सा है। जैसे हम देखते हैं माय डियर कि एफसीसी का अगर मैं कहूं तो मेरी ट्रिक जो कहती है, जस्ट लाइक पीसीएस लिख दो। पीसीएस एग्जाम में गए माय डियर, एल्यूमिनियम का क्वेश्चन आया। अरे बोलते क्यों नहीं, ये सबको ट्रिक याद होगी। पीसीएस एल्यूमिनियम हमें नहीं आता, तो हमारे मन ने कहा भाई गाना ही गा ले। सो दिस जस्ट गा ले। अगर आप गाना लगे तो आपका जो टीचर है, जो एग्जामिनर है, जो एग्जाम ले रहा है, वो कहेगा नो गाना मत गाओ और चलो यहां से निकलो। ओके, सो नो एंड गो। ओके, सो नाउ प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम लो भाई, एल्यूमिनियम लो भाई। ये तो आपका ट्रिक में ही आंसर आ गया, एल्यूमिनियम। और आपका गैलियम हो गया, लीड हो गया, निकल हो गया और गोल्ड हो गया। इट्स वेरी सिंपल ट्रिक, सो जो कि हम क्लास में डिस्कस करते हैं। सो एल्यूमिनियम इज द वेरी करेक्ट आंसर। सो जिसने भी पढ़ा है और एक क्वेश्चन आया होगा तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन देखते ही बन गया होगा। ओके, नाउ सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अल्फा आयरन बेसिकली व्हाट बीसीसी, यू नो दैट। नाउ नेक्स्ट, in injection blow molding of plastic beverage bottles, the following is accomplished by is very easy question, hot air। और क्या, क्लियर। हॉट एयर से क्या करते हैं अपन, एक्सप्लिश करते हैं। जब अपन ब्लो मोल्डिंग की बात करते हैं, जैसे इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग की बात करते हैं, तो हम जो हॉट एयर उसका यूज करते हैं। ओके, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। For an ECM process, dy by dt इक्वेशन दे रखा है is equal to lambda by y minus f। It's very easy question माइज, ध्यान से देखिए क्या पूछा है। y is what, electrode gap in mm is 0.1 mm। ओके, इलेक्ट्रोड गैप दे रखा है, इंटर इलेक्ट्रोड गैप। t is what, time in ECM process, two electrodes are there, one is tool, one is what, your workpiece, in between electrolyte is flowing with pressure। Okay, so it is working based on Faraday's principle, you all know that। Feed in mm per minute, lambda 6 multiply by 10 to the power 3 centimeter square per minute। बोल रहा है for maintaining the constant inter electrode gap। अगर यहाँ पे constant लिखा है ना, क्वेश्चन में दे रखा है constant इंटर इलेक्ट्रोड गैप, और इसको इसने दे रखा है y, कि नहीं। सो अगर आपका कांस्टेंट रखना है dy by dt, तो वो क्या होना चाहिए माइज, 0। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो अगर हम बात करें dy by dt इज इक्वल टू 0 ना, बिकॉज अगर आपको कांस्टेंट रखना है तो इट शुड बी 0। ओके, सो नाउ अब बात करेंगे। सो अगर ये 0 रखते हैं अपन, तो लैम्डा अपॉन y माइनस f इज इक्वल टू 0। तो आपको फीड पूछा है, f is equal to what, lambda upon y is very easy my dear, just put the value। what is the lambda, 6 multiply by 10 to the power minus 3, but यहाँ पे centimeter square given है, you should convert in mm, is very easy। now multiply by 10 to the power I think 2, 10 to the power 2 okay, upon y, what is y is nothing but your 0.1। सो इसका अगर आप आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 6 mm per minute। इट इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन माय डियर, ये तो कुछ क्वेश्चन था ही नहीं। अगर ईसीएम से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते तो बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है वो ईसीएम से बन पाते। ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो जस्ट आपका मैथमेटिक्स चेक किया, जैसे एप्टीट्यूड क्वेश्चन, जैसे आपका मैथमेटिक्स चेक किया है, नथिंग एल्स। नाउ सो
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो माय डियर, अब ईसीएम का क्वेश्चन अगर यहाँ पूछा है पीआई में, तो यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस बनने वाले हैं कि आपके गेट के मैकेनिकल एग्जाम में भी आपका जो है वो ईसीएम से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो जो भी मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ईसीएम क्वेश्चन लगा लो, ईसीएम के फॉर्मूला चिपका दो अपने दीवारों पे और क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, है ना। हो सकता है कि ईसीएम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ, जो आप मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो ये सोच रहे होंगे कि यार हम अगर पीआई दे देते तो बड़ा अच्छा रहता है। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है कि आपके मैकेनिकल में पूछे ना जाए, लेकिन आपको प्रिपेयर करना है। क्लियर? सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। The work table of an open loop pollution system, there is not feedback system, okay, is driven by a lead screw with a pitch of 4 mm. A lead screw is connected to a shaft of stepper motor. Shaft meshes with the gear of 20 teeth mounted on the lead screw. The step angle of the motor is 9 degree. So the pulse required to move the table by 200 mm is very easy question my dear. आपको पता है कि what is step angle? यहाँ पे एक वर्ड आया है step angle, इसका मतलब क्या है? What is the meaning of step angle? तो आपको पता है अगर एक इलेक्ट्रिक पल्स आती है, अगर एक इलेक्ट्रिक पल्स आती है, एक इलेक्ट्रिक पल्स आने से आपका शाफ्ट कितना रोटेट करता है, अरे वही तो है आपका स्टेप एंगल। तो ये दिया है सर कि अगर एक इलेक्ट्रिक पल्स आ रही है ना, अगर अब हम इसकी थ्योरी पे नहीं जाएंगे माय डियर, जिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर एक इलेक्ट्रिक पल्स आ रही है तो एक इलेक्ट्रिक पल्स आने के कारण आपका जो मैं कह सकता हूं क्या 9 डिग्री मोटर जो है वो रोटेट करता है माय डियर, है ना, शाफ्ट रोटेट करता है। सो एक रिवोल्यूशन करने के लिए 360 डिग्री, या मैं कहूं एक रिवोल्यूशन करने के लिए आपको कितनी पल्स की रिक्वायरमेंट होगी माय डियर? बहुत सिंपल बात, 40 पल्स। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं? अगर एक पल्स आ रही है जिससे आपका मोटर 9 डिग्री घूम रहा है, तो एक पूरा रिवोल्यूशन लेने के लिए कितनी पल्स की रिक्वायरमेंट होगी माय डियर? तो आप कह सकते हो सर 40 पल्स का रिक्वायरमेंट होगा। मतलब 40 पल्स आई, इसका मतलब आपका शाफ्ट एक, या मैं कहूं लीड स्क्रू जो है आपका एक रोटेशन घूम गया, और एक रोटेशन लीड स्क्रू घूमने के कारण आपकी जो टेबल है वो कितना मूव हुई है, वही दे रखा है आपको पिच। वो दे रखा है आपको पिच कितना माय डियर? 4 mm। इसे बोलते हैं अपन आई थिंक BLU, बेसिक लेंथ है कि नहीं। बेसिक लेंथ क्या होता है माय डियर? वो ये होता है माय डियर कि एक स्टेप एंगल, मतलब आई कैन से कि एक पल्स आई जिससे आपका जो शाफ्ट कितना रोटेट होगा, और 9 डिग्री रोटेट होने के कारण जो आपका 9 डिग्री रोटेट होने के कारण आपका वर्क टेबल कितना आगे बढ़ता है, वही होता है आपका बेलू। तो बेलू यहां नहीं पूछा है, आप टेंशन मत लो, सीधा से पूछा है कि द पल्स रिक्वायर्ड टू मूव द टेबल बाय 200 mm इज। तो ये बात तय हो गई सर कि 40 पल्स, जब 40 पल्स आएगी तब आपका टेबल जो है वो 4 mm आगे बढ़ेगा। सो मतलब क्या सर, अगर 4 mm की बात करें, अगर 4 mm आगे बढ़ रहा है वर्क टेबल, अरे बोलो ना कितनी पल्स में, कितनी पल्स में भाई? तो बोल रहा है भाई आपका 40 पल्स में, बिकॉज ये दे रखा है 9 डिग्री है, ओके 9 डिग्री है। क्लियर? इससे मतलब 40 हो गया, 40 पल्स, ओके 40 पल्स, इट इज क्लियर। सो ये पूछा है कि भाई 200 mm के लिए कितना बढ़ना पड़ेगा, कितना आपको पल्स रिक्वायरमेंट होगी? जस्ट इजी क्वेश्चन। सो 200 mm के लिए मैं कह सकता हूं क्या, फॉर 200 mm वी कैन से दैट 200 कितना होगा माय डियर बताएं? 40/4 multiply by 200, it just I think 2000, okay, just 200. Now it is 10, answer is 2000 pulse, 2000 pulse. It's very easy question है, बहुत easy question है। तो हो सकता है कि आपके जो 13 Feb को एग्जामिनेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वहां उस एग्जामिनेशन में भी आपको BLU से क्वेश्चन पूछ ले, टेबल स्पीड से क्वेश्चन पूछ ले, फ्रीक्वेंसी दे दे, कुछ भी दे दे, आपका कॉन्सेप्ट जो है ये रहने वाला है। ओके, सो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द आंसर? पल्स रिक्वायरमेंट इज 2000। नाउ नेक्स्ट, in a gas tungsten arc welding process, I think it is a example of arc welding. Just very easy question. Under steady state condition, the instantaneous voltage, voltage and current, instantaneous voltage and current दे रखा है आपको कितना? 18 volt and 160 ampere. Heat loss during the creation of arc is 40%. It is what? Heat transfer efficiency. Clear? Now of the input process, heat losses through the convection and radiation. एक बार आपकी आग पहुंच गई, उसके बाद वर्क पीस पे जब पहुंच रही है तो मैं कह सकता हूं कि वर्क
पीस पे जब आर्क पहुंचेगी तो कहीं उसकी हीट जो है वो कन्वेक्शन, कंडक्शन या रेडिएशन कारण बोल रहा है आपका 800 वाट जो है वो लॉस हो रही है। तो ये पूछ रहा है कि इफेक्टिव पावर यूटिलाइजेशन मतलब व्हाट इज द हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग, व्हाट इज द हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग माय डियर। तो आप ये समझ सकते हो कि सर हीट सप्लाई कितना है, कितना उसको दिया जा रहा है। तो वो आपको पता है सर P इक्वल टू वे होता है 18 मल्टीप्लाई बाय 160। ओके, और साथ ही साथ जो हीट सप्लाई है उसके बाद आपको हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी दे रखा है, कितना है माय डियर 40% हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी। देन माय डियर आपको कहा है कि कन्वेक्शन और जो भी दे रखा है आपको, जो लॉसेस दे रखे हैं उससे 800 वाट जो हीट है, 800 वाट जो आपका पावर है वो भी लॉस हो जाता है। तो एक्चुअली हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग कितना है ये आपको पूछा है। जस्ट हम इससे कह सकते हैं माय डियर, जस्ट वेरी इजी क्वेश्चन। सुनाओ हीट सप्लाई कितना होगा। हीट सप्लाइड की बात करें, एचएस की बात करें तो वो आप समझ सकते हो दिस इज नथिंग बट योर 18 मल्टीप्लाई बाय 160। So what is the heat required for melting? Okay, what is the heat required for melting? Heat required for melting कितना हो गया भाई, ये हो गया 18 मल्टीप्लाई बाय 160 तो हो गया। फिर आपका हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी लगा दो, हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी लगा दो, कितना है 40% मतलब 0.6 हो गया, इतना कम हो जाएगा, माइनस 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 और आपका आ गया 800 वाट का और लॉस हो रहा है। तो जस्ट 800। सो मैं कह सकता हूं क्या, यहां पे आपका कितना आंसर आएगा 928 वाट। 928 वाट इज द करेक्ट आंसर। दिस वेरी इजी क्वेश्चन माय डियर। आपका हीट सप्लाइड हुआ, उसके बाद हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी आती है, देन आपका मेल्टिंग एफिशिएंसी आती है कि नहीं। नाउ बात करते हैं आगे। In EDM process, the discharge, very easy question my dear, voltage is VB, so the energy dissipated per spark across the gap is proportional to, so आप जानते हैं in EDM process we know that E is equal to what, half C VB square। this is basically what, जूल पर साइकिल ना, जूल पर साइकिल। ओके, पावर अगर पावर पूछ ले तो टाइम कैलकुलेट कर दो, T ऑन प्लस T ऑफ। जब कैपेसिटर आपका ऑन है कि कैपेसिटर आपका ऑन है उसके हिसाब से आप टाइम उसका पावर भी निकाल सकते हैं। इट्स वेरी इजी। नाउ ये तो इतना ही पूछा है कि E जो है और VB में क्या रिलेशन है। तो जस्ट टू फाइंड VB स्क्वायर, जस्ट VB स्क्वायर एनर्जी सा क्या रिलेशन है वोल्टेज से, तो E इज इक्वल टू हाफ C VB स्क्वायर। द आंसर इज VB स्क्वायर। तो नाउ B C इज ए वेरी करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट। So these are very easy question my dear, these are very easy question. So these kinds of question are expected to be asked in gate mechanical examination also. Okay, so just learn the concept now। कोड दे रखा है और फंक्शन दे रखा है, आपको मैच करना है। ओके, सो नाउ G91 फॉर वॉट इंक्रीमेंटल ना, G91 फॉर वॉट इंक्रीमेंटल। सो आई थिंक P का हो गया आपका 2। ओके, M02 फॉर वॉट, M0 एंड ऑफ प्रोग्राम, N02 फॉर वॉट एंड ऑफ प्रोग्राम ना। तो Q का हो गया आपका 1, P का 2, Q का 1 और आपका हो गया M05, S का हो गया 3, S का हो गया 3 माय डियर। स्पिंडल स्टॉप M05 और पीछे बचा ये। सो आ गया आपका PQR, R का हो गया आपका 4। सो 2143 इज द करेक्ट आंसर। ये आपको याद करने पड़ेंगे माय डियर। अगर आपको याद नहीं है तो उसका कोई इलाज नहीं है माय डियर, आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी कि कोड है और उसका फंक्शन क्या कहलाता है। यू शुड रिमेंबर फॉर दैट। सो एक क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि यहां से पूछ सकता है कोड और आपका फंक्शन से, अगर यहां पूछा गया है तो पूरे चांसेस है कि आपके गेट के एग्जामिनेशन में पूछा जाए। ओके, सो नाउ ध्यान रखिएगा, G91 इज फॉर इंक्रीमेंटल, M02 फॉर व्हाट एंड ऑफ प्रोग्राम, M32 फॉर व्हाट थ्रेड कटिंग इन कटिंग और थ्रेड कटिंग इन टर्निंग, एंड M05 फॉर व्हाट स्पिंडल स्टॉप। सो ऐसा क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकते हैं। ओके, सो कोड जो है आपका M कोड हो गया, G कोड हो गया, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। जो आपके इंपोर्टेंट मार्क किए गए हैं वो आपको याद करना है, सबके सब याद नहीं करना है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में अगर 2 का भी आइडिया हो जाएगा तो आपका जो आंसर है वो बन जाएगा। क्लियर? सो थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा इसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट। So this is match the following casting method and product. So it is just memory based question. इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या होता है,
थिन एंड इंट्रिकेट शेप बनाने के लिए हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग यूज करते हैं, जहां पे हम बेसिकली व्हाट वैक्स के पैटर्न बनाते हैं ताकि हम इंट्रिकेट कास्टिंग कर पाए, क्योंकि यू नो व्हाट अगर हम मेटलिक पैटर्न यूज करेंगे तो उसका मशीनिंग करना, उसका पैटर्न बनाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हम मोम के पैटर्न काम लेते हैं, जस्ट लाइक योर वैक्स पैटर्न। ओके, सो दिस कास्टिंग इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, आई कैन से प्रिसीजन कास्टिंग प्रोसेस। ओके, सो नाउ सेंट्रीफ्यूगल के लिए आप पता है आपको, जो कास्ट आयरन के पाइप वगैरह बनाते हैं, होलो एक्सिसिमेट्रिक पार्ट कास्ट आयरन के जो पाइप वगैरह होते हैं उसका भी हम किससे बनाते हैं, आपके सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से। इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग और कास्टिंग यील्ड इज व्हाट 100%, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, सो फ्रॉम द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आप कास्ट आयरन के जो पाइप्स वगैरह होलो पाइप होते बना सकते हैं। फॉर सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आप व्हील्स पुली से बना सकते हैं। ओके, सो ऐसी बातें आपको ध्यान रखनी है। एंड सैंड कास्टिंग, दिस इज स्लैब। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? पी का हो गया 3, Q का हो गया आपका 1 एंड R का हो गया आपका 2। सो दीज आर सम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2022 प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पेपर। सो आई होप कि ये जो क्वेश्चंस थे बहुत इजी आए हैं माय डियर। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो है ये पूरे चांसेस हैं, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे देख रहे हैं तो पूरे चांसेस है माय डियर कि इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं फिर कह रहा हूं दिस सेशन इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर या बेनिफिशियल फॉर व्हाट योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आल्सो। ओके, सो यहां तो इजी क्वेश्चन थे, हो सकता है कि आपके सेट में अच्छा क्वेश्चन हो जाए, लेकिन हाँ कंसेप्ट अगर आपको अच्छा है, अगर आपका सॉलिड है तो कोई भी क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट के फैकल्टीज आएंगे और रेस्पेक्टिव फैकल्टी जो है वो आपके क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो दोस्तों, एक थर्मोडाइंस का क्वेश्चन आया हुआ था आपके पेपर में, तो उस क्वेश्चंस को डील करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या था एक बार आराम से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है डियर, एयर है, इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर उसका दिया हुआ है 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार जो है वो प्रेशर दिया गया है। उसमें कुछ हीट ट्रांसफर हो रहा है इरिवर्सिबल मैनर में, और फाइनल टेम्परेचर 303 हो जा रहा है और फाइनल प्रेशर जो है वो P2 2 बार हो जा रहा है। द चेंज इन एंट्रोपी फॉर द प्रोसेस विल बी। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है या रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि आपको पता है एंट्रोपी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है। तो एंट्रोपी का चेंज जो होगा इरिवर्सिबल रिवर्सिबल दोनों के लिए जो होगा वो सेम होगा। तो ठीक है, यहाँ पे अगर एंट्रोपी चेंज की बात करें, एंट्रोपी चेंज की अगर हम लोग बात करें तो जो एंट्रोपी चेंज होगा वो होगा mCp नेचुरल लॉग T2 बाई T1 माइनस mR नेचुरल लॉग P2 बाई P1। तो m के बारे में कोई भी मेंशन नहीं है, तो m की वैल्यू आपको क्या काउंट कर लेनी है दोस्तों? 1 काउंट कर लेनी है। ठीक है, तो पर यूनिट मास के साथ आप डील करने वाले हैं, तो पर यूनिट मास के साथ आप डील करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक एंट्रोपी का चेंज। ठीक है, m की वैल्यू 1 रख लिया। Cp चूंकि एयर गिवन है क्वेश्चन में, तो 1.005 Cp की वैल्यू हो गई। नेचुरल लॉग T2 303 है, तो T2 303 है, तो इसमें आपको 273 ऐड करना होगा, यानी ये 576 हो जाएगा, यानी ये हो गया 576। और T1 की वैल्यू 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी ये हो जाएगा 288 माइनस ऑफ 0.287 नेचुरल लॉग P2 की वैल्यू है 2 बार और P1 की वैल्यू है 1 बार। तो डियर, यहां से इसको सॉल्व कर लेना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो नेचुरल लॉग 576 डिवाइडेड बाय 288 और यहां से आपने 1.005 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आपके पास आ गया 0.6966 माइनस ये 0.287 नेचुरल लॉग 2 कर लिया, तो ये आपके पास आ गया 0.1989 और यहां से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए
तो 0.6966 माइनस दिस वन, तो ये आ जाएगा डियर 0.4976, ये आ जाएगा किलो जूल पर केजी पर केल्विन, क्योंकि आपने पर यूनिट मास के साथ डील किया है। और अगर आप इसको जूल में लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 496.7 जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये आपका किलो जूल पर केजी पर केल्विन हो जाएगा या 496.7 जूल पर केजी पर केल्विन हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन था आपके पीआई वाले पेपर में, गेट के एग्जाम में। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब बात आती है ईए मैच की। तो दोस्तों ये मैंने एक क्वेश्चन करवाया था ऑनलाइन यूट्यूब पे, जिसमें ये क्वेश्चन ये था कि यहां पर 1 kg का एयर है जिसका आर दिया हुआ है, अंडरगोज इरिवर्सिबल प्रोसेस बिटवीन, एक कंडीशन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, और टेम्परेचर और वॉल्यूम का, और यहां पर दोस्तों अगेन एंट्रोपी का चेंज पूछा गया है जूल पर केजी पर केल्विन में, और आपके गेट के एग्जाम में भी जो आया है वो जूल पर केजी पर केल्विन में ही आया है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही आया है। और बस दिक्कत, बस थोड़ा सा चेंज बस ये हो गया है कि यहां पर जो वॉल्यूम है, जो कंडीशन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का है, वहां पर जो कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर का है। तो दोस्तों ये आपके लिए ईए मैच रहा। तो दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स का एक ही क्वेश्चन था। तो थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, हम लोग आज यहाँ पीआई गेट का जो एग्जामिनेशन हुआ है 2022 उसके कुछ क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करने के लिए आए हैं आपके सामने। दैट इज ओनली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनके डिटेल सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे नोटबुक से या फिर हमारे बुकलेट से मैच करते हैं, तो ये भी आपको दिखाया जाएगा कि कैसे मैच करते हैं, क्या क्वेश्चंस थे। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स का बोर्ड पे। ये क्वेश्चन अभी पीआई में गेट के को एग्जामिनेशन में पूछा गया है, क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हमारे बुकलेट का है। ये देखिए क्वेश्चन, एन ऑयल ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.25 स्ट्रोक फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर इतना, द फ्लो इज क्रिटिकल एट द वेलोसिटी ऑफ। हियर वेलोसिटी पूछा गया है और एग्जाम में रेनॉल्ड्स नंबर पूछा गया था, वेलोसिटी दे दिया था। प्रोसेस सेम है, वेलोसिटी देख के रेनॉल्ड्स नंबर पूछे या रेनॉल्ड्स नंबर देख के वेलोसिटी पूछे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना हू बहू वही क्वेश्चन ऑलमोस्ट आया हुआ था, सिर्फ डेटा और थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ खेल गया था। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन कैसे होंगे। क्वेश्चन क्या है पहले ये देखिए। क्वेश्चन है अ फ्लूइड फ्लोज थ्रू सिलिंड्रिकल हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ डायमीटर 8 mm। डायमीटर आपको दिया हुआ है, हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी दे रखा है आपको। बोल रहा है फ्लो इज फुली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो एंड मैक्सिमम एक्सियल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड आउट करना था। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर की। तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम लोग आरई की बात कर रहे हैं तो आरई इक्वल्स टू रो वी डी बाई म्यू, लेकिन हमें डायनामिक विस्कोसिटी दिया ही हुआ नहीं है, डेंसिटी दिया ही हुआ नहीं है। तो हम लोग इसे क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, रो वी डी, और इस रो को अगर हम यहां से साइड करना चाहें तो साइड करके सीधा नीचे लिख दें। इस रो को हम लोग सीधा साइड करके नीचे लिख दें ऐसे, वी डी अपॉन म्यू बाई रो, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। और म्यू बाई रो जो है ये होती क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। म्यू बाई रो इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दिस इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू। तो आर इक्वल्स टू हो गया वी डी बाई न्यू। आर इक्वल्स टू वी डी अपॉन न्यू। क्लियर? अब नाउ v की वैल्यू आपको नहीं पता है। v होता है एवरेज वेलोसिटी, लेकिन यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी। तो अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की
तो लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स की अगर बात करते हैं, प्लेट्स की नहीं, प्लेट्स में अलग हो जाएगा। यहां पाइप दिया हुआ है तो V इक्वल्स टू होगा V इक्वल्स टू U मैक्स अपॉन 2, U max upon 2, that is average velocity. So that is 0.5 divided by 2. 0.5 divided by 2. तो अब अगर हम इस वैल्यू को यहां पुट कर दें, आरई फाइंड आउट कर लें यहां से, तो V की वैल्यू हो गई 0.5 डिवाइडेड बाई 2। डायमीटर कितना दिया हुआ है 8 mm, तो इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन न्यू 1 इंटू 10 टू द पावर -6। कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना था। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये हो गया 10 टू द पावर 3, 0.5 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 3, सो 5 4 जा 20, so 2 into 10 to the power 3, so that is 2000. That is the exact answer. काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हमने पहले भी कहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे बुकलेट से हैं, सो सी द ब्यूटी ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। फॉर फर्दर राउंड आई एम वेलकमिंग टू अदर फैकल्टी। ओके, थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के पेपर में हमसे पूछी गई है। बेसिकली ये ज़्यादा प्रॉब्लम थ्योरी ऑफ मशीन से पूछी नहीं गई है, लेकिन जो इनपुट हमारे पास में आया स्टूडेंट की साइड से, अगर हम लोग बात करें उस क्वेश्चन की, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया थ्योरी ऑफ मशीन से, वो एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताई गई है। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर। सो देखते हैं क्वेश्चन जो है वो किस तरीके का है। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन बोल रहा है यहां पर, इन अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म द क्रैंक रोटेट एट 60 आरपीएम। जो क्रैंक है, मैं बात करूं स्लाइडर क्रैंक कैसा रहा होगा। ये स्लाइडर क्रैंक देखिए, ये क्रैंक है आपके पास में, ये कनेक्टिंग रॉड है। सो आप सभी लोग जानते हैं कि ये आपके पास में एक स्लाइडर होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि क्रैंक रोटेट करेगा। ये क्रैंक जब रोटेट करने वाला है तो रोटेट करके वापस यहाँ पर आ जाएगा। ये इसका एक रिवॉल्यूशन है। अब ऐसे में आपका जो स्लाइडर है, अगर हम ऐसा मान के चले कि स्लाइडर ने यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट किया, इसको बोला जाता है स्ट्रोक लेंथ। तो हमने क्या बोल दिया कि यहाँ पर जो स्लाइडर है वो पर्टिकुलर इतना स्ट्रोक लेंथ कवर कर रहा है। क्लियर है। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो बोला क्रैंक की जो स्पीड है एन क्रैंक, वो कितना दिया गया हमें 60 आरपीएम। वो दिया गया हमें यहाँ पर 60 आरपीएम। द रेडियस ऑफ क्रैंक इज 30 mm। ये आपको कितना दिया जा रहा है यहाँ पर 30 mm। नेक्स्ट इज द कनेक्टिंग रॉड इज 120 mm। ये बेटा आपको दिया गया 120 mm। द एवरेज स्पीड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। सो अगर जो इनपुट हमारे पास में आया है उसके हिसाब से क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछा गया था। जो स्टूडेंट्स ने बताया उसके हिसाब से क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछा गया था। अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड किसी फॉर्मूले की मदद से आप नहीं दे पाओगे। आपको एवरेज स्पीड के लिए जो बेसिक फॉर्मूला आपको मैंने सिखाया है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू कितनी डिस्टेंस आपका स्लाइडर ट्रेवल कर रहा है। तो स्ट्रोक लेंथ, भाई स्लाइडर पहले जाएगा फिर वापस आएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ स्ट्रोक लेंथ ये कवर कर रहा है। डिवाइड बाय कितना टाइम ये यहां से लेकर यहां तक जाने में और फिर वापस आने में ले रहा है, तो हमने बोल दिया टाइम टेकन। अब स्ट्रोक लेंथ तो बड़ा आसान है। स्ट्रोक लेंथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × R, जो भी R आपको दिया गया है। सो 2 × R कितना है बेटा आपके पास में 30, तो ये बन गया आपके लिए 60 mm। ये आपके पास में स्ट्रोक लेंथ आ गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कितनी डिस्टेंस स्लाइडर ने कवर की होगी, ये बनेगा 2 × 60 विच इज 120 mm। इतनी डिस्टेंस स्पेशली जो आपका स्लाइडर है वो कवर कर रहा है जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जा रहा है क्रैंक का। क्योंकि इसने बोला कि एक रिवॉल्यूशन जब क्रैंक का कंप्लीट हो जाएगा ना, उस कंप्लीट ड्यूरेशन में स्लाइडर की एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो हमने बोला जब एक रिवॉल्यूशन इसका कंप्लीट हो जाएगा तो स्लाइडर की जो कंप्लीट डिस्टेंस है जो इसने ट्रेवल की होगी वो है 120 mm। अब अगर मैं बात करूं टाइम पता चल जाए कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो स्लाइडर है आपका वो कितना टाइम यहां पर ले रहा है, तो अगर मैं उस टाइम की बात करूं तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा ओमेगा के पास। मुझे फाइंड करना पड़ेगा ओमेगा क्रैंक।
सो ओमेगा क्रैंक क्या होगा बेटा 2 पाई एन सी डिवाइड बाई 60। सो अगर मैं बात करूं यहां पर 2 पाई एन सी जो दिया गया है वो कितना है 60 डिवाइड बाय 60, ये 60 से 60 कैंसिल आउट और ये बन गया आपके पास में ओमेगा क्रैंक इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, अगर मैं ये फाइंड करना चाहूं कि क्रैंक ने यहां से यहां तक कितना टाइम लिया, उतना ही टाइम स्लाइडर ने यहां से इधर वापस इधर आने में लिया होगा। तो क्रैंक ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 2 पाई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो टाइम जो होगा क्रैंक का वो कितना होने वाला है 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय इसकी एंगुलर स्पीड विच इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, तो टोटल 1 सेकेंड में स्लाइडर ने 120 mm की डिस्टेंस कवर की है। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी यहां पर कितनी होने वाली है, एवरेज वेलोसिटी इज 2 टाइम्स ऑफ स्ट्रोक लेंथ डिवाइड बाय 1 इज 120 mm पर सेकेंड। ये आपके स्लाइडर की एवरेज स्पीड होने वाली है। तो सर इस तरीके का प्रॉब्लम एग्जाम में कैसे स्ट्राइक करेगा, अरे इसके ऊपर मैंने इतनी प्रॉब्लम्स आपको करवाई है, साथ के साथ मैंने आपको स्लाइडर क्रैंक जो दिया गया था उसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी, मैंने आपको विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बताई थी, मैंने क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बताई थी, जिसकी कैलकुलेशन तो इससे भी कॉम्प्लेक्स है। तो ये तो बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है। जब मैकेनिक्स पढ़ाया था तब भी ये फॉर्मूला बताया था, और जब थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाया था तब भी स्ट्रोक लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। तो ये क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली हमारे नोटबुक के अंदर से आया, और जब अगर आपको याद है तो सेम मैकेनिज्म आपके सामने है, ये सिंगल स्लाइडर सेम मैकेनिज्म आपके सामने है। बस इस बार उसने क्या कर दिया, डेटा दे दिया और वो डेटा हमें पुट करना पड़ गया। जब डेटा को हमने पुट किया तो वहां पर वो बेसिक कैलकुलेशन हमें लगानी पड़ी। तो हालांकि उस कैलकुलेशन से भी मैंने एग्जाम में आपको क्लास के अंदर क्वेश्चंस करवाए थे, लेकिन अब इतने सारे स्क्रीनशॉट यहां पर कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था, इस वजह से मैंने एक ही स्क्रीनशॉट यहां पर दिखाया जो हम लोगों ने बेसिकली क्लास के अंदर पढ़ा था। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैकेनिक्स से हमसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, सेम यही प्रॉब्लम मैंने आपको क्लास में करवाई थी। देखिए जरा यहां पर क्या बोल रहा है, अभी मैं वो प्रॉब्लम भी आपको दिखाने वाला हूं। सो अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन द 3 मेंबर ट्रस शोन इन द फिगर AC एंड BC। बोल रहा है कि ये जो AC आपके पास में है और ये जो BC आपके पास में है ये इक्वल है। एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ 10 किलो न्यूटन इज अप्लाइड एट B। बोल रहा है एक एक्सटर्नल फोर्स है 10 किलो न्यूटन का जो B के ऊपर लग रहा है, पैरेलल टू AC के पैरेलल लग रहा है। द फोर्स इन मेंबर BC इज, ये बोल रहा है 10 किलो न्यूटन टेंशन, 10 किलो न्यूटन कंप्रेशन, 7.07 किलो न्यूटन टेंशन, और ये बोल रहा है यहां पर 0। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन है, ये बेसिकली ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अब अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको क्या बोला गया, आप जाइए जॉइंट के पास में B के पास में, B के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है 10 किलो न्यूटन। पहला स्टेप आपको क्या बोला गया है कि आप जितने भी मेंबर आपके पास में उन सब के अंदर टेंशन कंसीडर कर लो, जितने भी मेंबर बेटा आपके पास में उन सब के अंदर टेंशन कंसीडर कर लो। तो यहां पर एक फोर्स आप कंसीडर करेंगे FBA, बेटा यहां पर भी एक फोर्स आप कंसीडर करेंगे FBC। तो जब आप इसको चाहें तो ऐसा बना लो, ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, ये लो इधर एरो आ जाएगा ना, सबका एक ही साइड एरो हो जाएगा। ये एंगल कितना होगा सर, डेफिनेटली ये एंगल कितना होने वाला है 45 डिग्री। अब अगर मैं यहां पर सिंपल सी कहानी समीशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0 कर दूं तो x डायरेक्शन में देखिए एक फोर्स ये रहा, एक इसका कंपोनेंट आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर 10 प्लस FBA साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, इक्वेशन नंबर 1। और आप चाहें तो बेटा इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 की तो जरूरत भी नहीं है। आप बोलेंगे FBA इक्वल्स टू -10 डिवाइडेड बाय साइन 45 डिग्री। FBA इक्वल्स टू -10 डिवाइडेड बाय साइन 45 डिग्री। तो आप इसे बोल सकते हैं सर ये आ रहा है -10√2 किलो न्यूटन। ओके, अच्छा अब मैं बात करूं अगर समीशन Fy इक्वल्स टू 0, समीशन Fy इक्वल्स टू 0 की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो ये बनेगा मेरे पास में FBC प्लस FBA cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 0। FBC की अगर हम लोग बात करें तो FBC तो हमें शायद फाइंड करना है, ओके,
एफ बी सी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए की अगर हम लोग बात करें तो ये है बेटा -10√2 cos 45 डिग्री की मैं बात करूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 √2 से √2 कट गया एफ बी सी इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन। देखिए जब ये आंसर पॉजिटिव आता है इसका मतलब जो आपने पहले मेंबर्स के अंदर टेंशन कंसीडर किया था अभी भी आप उसी पॉइंट के ऊपर है, अभी भी आप जो साइन कन्वेंशन आपने स्टार्टिंग में लिया था वो बिल्कुल सही आया। इस माइनस का मतलब सिर्फ इतना सा होता है, इस प्लस साइन का मतलब इतना सा होता है। अगर यहां पर नेगेटिव साइन आ जाता तो ये इस बात को इंश्योर करता कि एक्चुअल में आपने जो स्टार्टिंग में टेंशन माना था वो आपने गलत साइन कन्वेंशन ले लिया, इस वजह से उसको टेंशन में ना मान के आपको कंप्रेशन में मानना पड़ेगा। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इनिशियली सबके अंदर टेंशन मान रहे हैं तो आपको इस चीज को इंश्योर करना है कि क्योंकि इनिशियली आपने टेंशन माना है तो आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब जो अजम्पशंस जो साइन कन्वेंशन आपने लिए हैं वो आपने बिल्कुल सही लिए। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि आपके साइन यहां पर आंसर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब जो पहले साइन कन्वेंशन लिए थे बेटा वो गलत हो गए। इस वजह से अगर आपने टेंशन में माना था तो उसको कंप्रेशन में मानिए, अगर आपने कंप्रेशन में माना था तो उसको टेंशन में मानिए। बाकी जब मैंने ट्रस्ट आपको पढ़ाया था तो मैंने यही कहा था सबको टेंशन में मान लो, कंफ्यूज होना ही नहीं है, सबको टेंशन में मान लो। जब सॉल्व करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा टेंशन में होगा कौन सा कंप्रेशन में होगा। सो अगर आंसर देखिए हम लोग करेक्ट तो आंसर होने वाला 10 किलो न्यूटन, कंप्रेशन नहीं, कौन सा टेंशन। तो ए ऑप्शन आपका परफेक्ट होना चाहिए। जो ऑप्शंस हमारे सामने आए हैं जो स्टूडेंट्स ने बताए हैं हम वही यहां पर मेंशन करें। हो सकता है एग्जाम के अंदर इनका सीक्वेंस कुछ और हो, ए कोई और हो, बी कोई और हो, सी कोई और हो, डी कोई और हो, लेकिन जो आंसर आ रहा है जो गिवन इनपुट जो स्टूडेंट्स के इनपुट्स है जिसके बेसिस में हमने क्वेश्चन डिजाइन किया है उसके हिसाब से आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला बेटा 10 किलो न्यूटन। क्लियर है? अच्छा सर ऐसा क्वेश्चन आपने बताया था नहीं बताया था? देखिए जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है क्वेश्चन के अंदर। इवन बहुत सारा डेटा भी सेम है बेटा, बहुत सारा डेटा भी सेम है। सर कैसे? देखिए जरा ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट्स। PQ इक्वल्स टू QR क्वेश्चन में दिया गया था, एंगल 45 डिग्री क्वेश्चन में दिया गया था ना। यहां पर उन्होंने बस इस एंगल पर फोर्स ना लगा के इस एंगल पर लगा दिया। मैंने 100 किलो न्यूटन करवाया, उसने 10 किलो न्यूटन दे दिया। क्लियर है? मैंने यहां पर 100 किलो न्यूटन करवाया, उसने 10 किलो न्यूटन दे दिया और कुछ भी चेंज नहीं है। सो ये बिल्कुल परफेक्ट मैच है हमारी क्लास नोटबुक का। ये क्वेश्चन जो है ये क्लास नोटबुक का बिल्कुल परफेक्ट मैच है। अगर वो क्वेश्चन आप करके गए ना तो किसी भी कंडीशन में आपका ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता था, क्योंकि डेटा भी ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ये एक छोटा सा वैल्यू बदला गया है और कुछ भी नहीं, डेटा ऑलमोस्ट सेम है। सो मेरे ख्याल से बेटा आप समझ गए होंगे कि जो क्लास नोटबुक में आपको लिखवाया गया वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अपने आप उन सब चीजों को उन सब चीजों को अगर आपने इंपॉर्टेंस दी होगी बेटा तो डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम में गलत हुआ ही नहीं होगा। चलिए बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर मैं बात करूं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंडस्ट्रियल का। अ कंपनी फोरकास्ट द वीकली डिमांड ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर यूजिंग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, जहां पर अल्फा आपको दिया गया 0.2। आपको बोला गया वीक 1 की डिमांड, वीक 2 की डिमांड दी गई है, 3 के लिए, 4 के लिए भी डिमांड दी गई है। यहां पर बोला जा रहा है फोरकास्टिंग फॉर 5th वीक इज, बोल रहा है 5th वीक की फोरकास्टिंग बताओ। हमने कहा 4th वीक की फोरकास्टिंग भी नहीं दी गई है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ 3rd वीक की फोरकास्टिंग दी गई है, पर डिमांड सबके लिए दी गई है। बेटा आप सभी लोगों को पता होगा कि जब आप एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड लगाएंगे तो ये मेथड किस तरीके से लगाया जाता है। पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं बेटा, फॉर्मूला लिख देता हूं, ft+1 इक्वल्स टू ft प्लस अल्फा dt माइनस ft। सो ये बन जाना चाहिए आपके पास में। अगर आप 4th मंथ के लिए फोरकास्ट फाइंड करेंगे सो ये बन जाएगा अल्फा d3 माइनस f3। सो f4 इक्वल्स टू f3 आपको कितना दिया गया बेटा 500 प्लस अल्फा आपको कितना दिया गया 0.2, अल्फा जो दिया गया वो 0.2 दिया गया। अगर मैं बात करूं यहां पर d3 कितना आपके पास में 592 माइनस 500। सो ओवरऑल जब इसको आप सॉल्व करेंगे f4, मेरे पास में ये वैल्यू अवेलेबल है, मैंने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया है। अगर मैं बात करूं इस वैल्यू की तो ये जो वैल्यू आ रही है बेटा ये आ रही है आपके पास में 518.04, 518.04, 04 है या 0.4, लेट मी वेरीफाई, 0.4 सॉरी, इस वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया पहले ही। सो f4 जो आ रहा है आपके पास में 518.4 आ रहा है, तो ये आ गया आपके पास में 518.4। उसने क्वेश्चन में पूछा बेटा 5th वीक के लिए फोरकास्टिंग, f4 प्लस अल्फा d4 माइनस f4। सो अगर मैं बात करूं बेटा f5 इक्वल्स टू f4 कितना है आपके पास में, f4 कितना है 518.4 प्लस अल्फा कितना है बेटा 0.2
D4 की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जो D4 दिया गया है 439 माइनस ये जो फोरकास्टिंग है बेटा, ये कितना है आपके पास में 518.4। सो यहां से जो F5 हमारे पास में आ रहा है, अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं बेटा आप के सामने, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, जस्ट वेट, अगर मैं कैलकुलेट करूं, सबसे पहले तो ऊपर वाली कैलकुलेशन भी हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 592 माइनस 500 मल्टीप्लाई बाय 0.2 प्लस 500, तो ये वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। प्लस 0.2 ब्रैकेट 439 माइनस 518.4, so this value is 502.52 502.52। अब देखिए, अगर ये आपके पास में ऑप्शन दिए गए, क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दिए गए हो, तब तो इस तरह का एक ऑप्शन जरूर मिला होगा। अगर इस तरह का ऑप्शन नहीं मिला होगा तो इंटीजर की फॉर्म में आपको 503 जरूर मिला होगा वहां पर। और अगर NAT टाइप का क्वेश्चन था ये, तो वहां पर मेंशन होगा कि जो नियरेस्ट इंटीजर है उसके पास में आपको जाना है, और डेफिनेटली ये क्या होने वाला है आपके पास में 503। क्लियर है? मेरे ख्याल से इतनी कहानी सभी को क्लियर हो गई होगी। इतनी कहानी बेटा सभी को क्लियर हो गई होगी कि जो 503 आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन, अभी मैं दिखाता हूं आपको, सेम इसी तरह का क्वेश्चन बेटा। देखिए उसने 4 वीक की हिस्ट्री दी, हमने भी आपको 4 वीक की हिस्ट्री लिखवाई थी। देखिए 1 2 3 4, क्लियर है? उसने इनकी डिमांड दी थी, हमने भी आपको डिमांड प्रोवाइड करवाई है। उसने थर्ड के लिए फोरकास्टिंग दी थी, हमने यहां पर ये 2 फोरकास्टिंग दे रखी है। उसने फिफ्थ के लिए फोरकास्टिंग पूछा था, हमने भी आपको फिफ्थ के लिए फोरकास्टिंग ही पूछा था। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है बेटा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। सो मैं उम्मीद कर रहा हूं डेफिनेटली अगर आप इसको सॉल्व करके गए हो तो फिर एग्जाम का क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकता। चलिए बेटा मूव करते हैं, परफेक्ट ये मैच है बेटा, ये भी एक। अब मूव करते हैं बेटा इस क्वेश्चन के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन आ गया। ये देखिए, ये बोल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर वैक्सीन एज फॉलोज। ये आपके पास में एक टेबल दी गई है, बोल रहा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज कीजिए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज कीजिए, और बोल रहा है टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी। बड़ा आसान है यार, मैंने आपको कहा था सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये कितना आ रहा है 350, अगर आप इसको देखेंगे तो कितना आ रहा है ये 250, 375 आ रहा है, आई थिंक ये 375। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में बेटा आप क्या करेंगे, एक डमी वेयर हाउस बनाएंगे, वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2, वेयर हाउस 3, हॉस्पिटल 1, हॉस्पिटल 2, हॉस्पिटल 3, ये दिया गया बेटा 100, ये दिया गया है 150, और ये दिया गया 125। ये है आपके पास में 200, ये है आपके पास में 150, और ये है आपके पास में 25। सो अगर आप देखें बेटा, ये 375 आ रहा है, ये 375 आ रहा है। अब आपकी डिमांड और सप्लाई जो है वो सेम हो गई है, 5 7 3 4 6 7 0 0 0। ये प्रोसीजर बेटा मैंने आपको सिखाया था। अच्छा, अब आपको करना है इसमें एलोकेशन। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बोलता है, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अप्रोच कीजिए। यहां पर लिखा है H1, हॉस्पिटल 1 की जो डिमांड है वो 100, लेकिन वेयर हाउस के पास अवेलेबल है 200, तो जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई कर दो। अब हॉस्पिटल 1 की डिमांड हो चुकी है फुलफिल, लेकिन अभी भी इसके पास में 100 वैक्सीन अवेलेबल है, 100 वैक्सीन अभी भी बेटा इसके पास अवेलेबल है। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां पर नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर, यह है बेटा नेक्स्ट आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। हॉस्पिटल 2 बोल रहा है 150 वैक्सीन की डिमांड है, जबकि वेयर हाउस 1 के पास सिर्फ 100 ही अवेलेबल है। सो आप क्या करेंगे बेटा, 100 वेयर हाउस 1 प्रोवाइड करवा देगा और वेयर हाउस 1 खाली। अब इसकी कितनी डिमांड बची है, 50 यूनिट्स की। सो अब ये 50 यूनिट्स कौन देने वाला है, वेयर हाउस 2। सो वेयर हाउस 2 के पास कितनी अवेलेबल है, 150। ये देखिए 50 ये डिमांड कर रहा है, तो 50 ये वेयर हाउस 2 प्रोवाइड करवा देगा, और उसके बाद में हॉस्पिटल 2 की डिमांड खत्म, और अभी भी इसके पास 100 यूनिट्स बच रही है। अब अगर हम लोग बात करें हॉस्पिटल 3 जो है उसकी डिमांड कितनी है, 125, अवेलेबल कितनी है बेटा, 100। सो आप 100 प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद में वेयर हाउस 2 बिल्कुल खाली। अब आप बात करेंगे वेयर हाउस 3, तो जो बची हुई 25 है वो कौन प्रोवाइड करेगा, वेयर हाउस 3।
सो ये एक तरीका है किस तरीके से आप इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर मैं बात करूं यहां से जो टोटल कॉस्ट आ रही है बेटा वो कितनी आ रही है 100 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 0। सो ओवरऑल बेटा अगर आप बात करेंगे टोटल कॉस्ट तो ये बन जाएगा 500 प्लस 700 प्लस 300 प्लस 700 इक्वल्स टू, तो ये आ रहा है कितना आ रहा है ये देखिए 1200 1500 2200 रुपीस। ये आपका परफेक्ट आंसर होना चाहिए अगर डेटा हमारे पास में बिल्कुल सही आया। अगर बेटा डेटा हमारे पास बिल्कुल सही आया है तो ये आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इसी तरह का क्वेश्चन देखिए क्लास में, देखिए क्लास के अंदर सेम वेयर हाउस सेम डेस्टिनेशन। उसने बोला 2 वेयर हाउस हमने 3 का प्रॉब्लम सॉल्व करवाया था, उसने बोला 3 हॉस्पिटल हमने 4 का प्रॉब्लम सॉल्व करवाया था। किसी भी कंडीशन में आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता। सो ये परफेक्टली मैच हो रहा है फिर से आपकी नोटबुक से। तो एक भी क्वेश्चन हमने ऐसा नहीं छोड़ा है जो आपको क्लास में नहीं करवाया। अगर आप देख रहे हैं तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है ये, और एक भी क्वेश्चन हमने ऐसा नहीं छोड़ा है जो आपको क्लास में आपको सॉल्व नहीं करवाया हो। अगर आप देखें यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि आपके पास में एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें एक्टिविटी है A B C D E F। वो बोल रहा है एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन 4 1 7 6 8 ये मिनट्स में टाइम। वेरिएंस भी आपको दिया गया बेटा, वेरिएंस भी आपको दिया गया है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर क्रिटिकल पाथ की तो उसने बोला क्रिटिकल पाथ है बेटा BEG। क्रिटिकल पाथ क्या है बेटा BEG। तो ये एक्टिविटी क्रिटिकल है B, ये एक्टिविटी E, ये एक्टिविटी G। अच्छा अगर मैं बात करूं यहां पर बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन की तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा क्या होता है? ये होता है बेटा वेरिएंस ऑफ ऑल क्रिटिकल एक्टिविटीज। अगर हम देखें यहां पर तो बेसिकली वेरिएंस की अगर मैं बात करूं बेटा तो क्रिटिकल एक्टिविटी इसके लिए 1, ओके ई के लिए इसके लिए बेटा 4, जी के लिए इसके लिए भी कितना बेटा 4, तो सिग्मा इक्वल्स टू √9 इज 3। सो वेरिएंस की मदद से जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है 3। अगर माय डियर स्टूडेंट्स अगर आपने डेटा हमको सही प्रोवाइड करवाया है, अगर आपने जो क्वेश्चन हमें शेयर किया वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए 3 होना चाहिए। आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए 3 होना चाहिए बेटा। ऐसा ही क्वेश्चन, सिर्फ इतना ही नहीं, इससे ज्यादा ही सॉल्व करवाया आपको क्लास में। देखो इधर, देखो इधर, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ वेरिएंस नहीं, ये देखो, ये देखो पूरी लाइन वेरिएंस फाइंड करना सिखाया है। वेरिएंस फाइंड करने के बाद में सिग्मा पूरा कैलकुलेट करना सिखाया और उसके बाद एक टर्म एक्स्ट्रा ही कैलकुलेट करवाई है, यहां से प्रोबेबिलिटी एक्स्ट्रा ही फाइंड करवाई है। सो आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन आ रहा है, मैंने एक क्वेश्चन में 3 पॉइंट सॉल्व करवाए हैं और आपको कहा था 3 में से कोई एक पूछ लेगा एग्जाम में, और अब देखिए उसने क्या कर दिया, यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया। बच्चा सोचता है कि क्रिटिकल पाथ ही पूछेगा, वो सोचता है कि मिनिमम कंप्लीशन टाइम ही पूछेगा, पर ऐसा नहीं हो रहा। मैं जब 3 पॉइंट सॉल्व करवा रहा हूं तो आप इस बात को मानिए कि तीनों में से कोई भी पॉइंट वो सॉल्व करवा सकता है आपसे। सर इतना टाइम थोड़े एग्जाम में होगा। अरे मैंने कहा था यार पहला पार्ट वो खुद से सॉल्व करके दे देगा, दूसरा पार्ट आपसे सॉल्व करवा लेगा। उसने पूरा वेरिएंस दे दिया, बोला स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। सो हमारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। जब क्लास में भी हम ये चीजें बताते हैं तो आपको बोलते हैं कि यार इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिए, और एग्जाम में देखिए, आप एग्जाम में देखिए 3 पॉइंट सॉल्व करवाए थे, दूसरा पॉइंट आपसे पूछ लिया गया है। सो आई होप अगर आपने इन सब चीजों को बेटा ध्यान से देखा होगा तो डेफिनेटली बिल्कुल सही सॉल्व किया होगा क्वेश्चन को, डेफिनेटली बिल्कुल सही सॉल्व किया होगा क्वेश्चन को। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बोल रहा है कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहां पर मैक्सिमाइजेशन ऑफ z बेटा आपको दिया गया है, ओके। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में 3 कंस्ट्रेंट दिए गए हैं, x, x1, x2, x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये बोल रहा है द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज गिवन एज x1 स्टार इज 0, x2 स्टार इज 50, x3 स्टार इज 15। ड्वेल वेरिएबल, ड्वेल फाइंड हुआ है इसका बेटा, प्राइमल का ड्वेल फाइंड हुआ है, उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। अरे याद करो यार मैंने क्या बोला था, दोनों का सॉल्यूशन सेम आता है, मतलब मैक्सिमाइजेशन ऑफ z माय डियर स्टूडेंट। और जब आप फाइंड करेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ z डैश, वो सेम आने वाला है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ z क्या है बेटा आपके पास 20x1, ये प्राइमल के लिए इसका ड्वेल फाइंड किया बेटा मैंने वहां पर। सो 20x1 6x2 प्लस px3 इक्वल्स टू मिनिमाइजेशन। ये कैसे बनेगा, यहां से बनता है, अरे याद करो यार, यहां से बनता है कि नहीं बनता,
250y1 प्लस 150y2 प्लस 50y3। सो अगर मैं यहां पर प्राइमल का सॉल्यूशन पुट कर दूं बेटा, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस p मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल्स टू 250। y1 की बात करेंगे तो 0 प्लस 150, y2 की बात करेंगे तो ये बन गया बेटा 2 प्लस y3 की बात करेंगे 8। सो फाइनली ये बन जाएगा आपके पास में 300 प्लस 50p, ये बन गया आपके पास में 300 प्लस 58। देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ओवरऑल 50p 50 मल्टीप्लाई बाय a, सो p शुड बी इक्वल टू 8। सो आपका जो परफेक्ट आंसर होना चाहिए था, परफेक्ट आंसर होना चाहिए था, वो कितना होना चाहिए? 8। p की जो वैल्यू है बेटा वो क्या होनी चाहिए? 8। अगर आपका डेटा, अगर आपकी इक्वेशंस बिल्कुल परफेक्ट रही होगी तो आपका सही आंसर होना चाहिए 8। सो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने इस क्वेश्चन को भी सही किया होगा। जरा देखें क्या सर आपने ये सब चीजें करवाई। इधर देखिए, कंप्लीट डुअलिटी, ये देखिए कंप्लीट डुअलिटी एक प्रॉब्लम यहां कंसीडर की गई थी जब मैंने पढ़ाया था। एक प्रॉब्लम यहां कंसीडर की गई थी, बोला था प्राइमल सॉल्यूशन है और ये इसका डुअल है, ये इसका डुअल है। और उसके नेक्स्ट स्लाइड पर मैंने ये भी बताया था आपको प्राइमल और डुअल का सॉल्यूशन सेम आएगा। पूरा डुअलिटी कन्वर्ट करना आपको सिखाया था। बस हमारे एग्जाम में हमारा जो एग्जांपल है बेटा उसके अंदर हमने इक्वेशन एक्स्ट्रा ली थी, क्योंकि हम हमेशा एक स्टेप आगे एक हायर लेवल की चीज सीखते हैं ताकि बेसिक लेवल की चीज आप बड़ी आसानी से कर लो। और यहां पर क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं तो इक्वेशन थोड़ी सी आपको कम दिखाई दे रही है, मतलब जिस लेवल का क्वेश्चन हमने किया था ना उससे तो सिंपल ही पूछा गया है यहां पर। सो उम्मीद करते हैं बेटा जो भी मैंने थ्योरी ऑफ मशीन का पार्ट, जो भी मैकेनिक्स का पार्ट और जो भी मैंने यहां पर आपको इंडस्ट्रियल का पार्ट दिया है, डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही और बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम में मार्क किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से बाकी सॉल्यूशंस के लिए भी बने रहिए इंजीनियर्स एकेडमी के साथ में। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.